नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के टीजीटी पीजीटी लक्ष्य 2020 की विशेष अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। इस अभ्यास सीरीज में हम प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कल के अंतिम सवाल में हमने मोस्का की लोकतंत्र की एक परिभाषा के रूप में आपको छोड़ा था, जिसमें मोस्का ने लोकतंत्र को निर्धनों, अनभिज्ञों और अज्ञानियों का शासन के रूप में परिभाषित किया था। हमारा आज का पहला सवाल है, विधि शासन का अर्थ क्या होता है? तो विधि शासन का अर्थ संविधान की परम निर्णायकता के रूप में परिभाषित किया गया है। विधि का शासन के प्रबल समर्थक जो हैं वो हैं डायसी, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार सही विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है, संघीय व्यवस्था के केंद्र और इकाइयों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको भारतीय संविधान के स्रोत और किस देश से उनको ग्रहण किया गया है, इस बात की जानकारी देनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया एक सूची। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दिया गया है कि हॉब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही सवाल का जवाब देना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चूंकि यह स्थिति स्वनिर्मित है, मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें कि हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में व्यक्तिवाद का मूल जनता की जीवन सुरक्षा के संदर्भ में खोजा था। कहने का मतलब है कि राज्य का परम कर्तव्य व्यक्तियों की जीवन सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको दिया गया है कि लॉक ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है, यानी कि लॉक का क्या दृष्टिकोण रहा है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। इसमें आपका सही जवाब होगा डी, व्यक्ति नैतिक है, राज्य को भी नैतिक होना चाहिए। लॉक का यह मानना था कि व्यक्ति नैतिक है और राज्य को भी नैतिक होना चाहिए। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है कि रूसो के अनुसार नागरिक समाज के अंकुर का प्रस्फुटन हुआ क्योंकि, किस कारण से रूसो के अनुसार नागरिक समाज के अंकुर का प्रस्फुटन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सी, मानव चेतना द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अवबोध हुआ था। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण में जब व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होता है, तभी मानवीय चेतना नागरिक समाज के बारे में सोचना शुरू करती है और समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है, बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभु, यानी कि बोंदा संप्रभु को किस प्रकार चाहता है? तो इसमें सही जवाब आपका होगा बी, संप्रभु बने रहने के लिए परम शक्तियों को क्रियान्वित करे। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब होगा आपका बी। बोंदा का कथन है कि संप्रभुता प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च विधि है जो किसी अन्य विधि द्वारा मर्यादित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक विकास के स्पष्टीकरण हेतु कंपोनेंशनल परिवर्तन, यानी कि निर्माण तत्व परिवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन के कौन कौन से बिंदु हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डी, अवधारणाएं, संस्थाएं, क्षमता, समानता और अवसर। इस प्रकार सही जवाब आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें सही जवाब होगा द लीडर।
क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था। तो इसमें से सही जवाब आपका होगा ए, वैलेंटाइन सिरॉल। इसका सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का समाचार पत्र कौन सा था। तो सही जवाब होगा सी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के अंग्रेजों में से एक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा सी, आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी ने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, बंगाल के विभाजन यानी 1905 का एक सक्रिय पक्षधर कौन था। तो इसमें सही जवाब होगा सर विम्पफिल्ड फूलर। इसका सही जवाब हो गया डी। चूँकि आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। 16 अगस्त 1905 को ऊपर दी गई घोषणा प्रभावी हो गई और सर विम्पफिल्ड फूलर बंगाल विभाजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 63, कामागाता मारू घटना 1914 का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। कहने का मतलब है कि कामागाता मारू घटना किस वजह से हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा डी, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों की साम्राज्यवादी मिलीभगत। क्वेश्चन नंबर 64 में है गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के औचित्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोत्तम स्पष्टीकरण था। तो इसका सही जवाब होगा सी, तुर्की में पंथ और राजनीति अविलग्न थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के परास्त होने के बाद उसके विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। फलस्वरूप सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का भी गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है कि चंपारण अभियान 1917 के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा लिया गया था। तो इसमें तिनकठिया व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। विकल्प आपका इसमें सी सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप तिनकठिया पद्धति का उन्मूलन हुआ और इसी सत्याग्रह के समय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है 66। इसमें पूछा गया है कि गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 को स्थगित करने के संदर्भ में सर्वोत्तम आलोचना कौन सी होगी। तो इसमें आपके सामने 4 विकल्प हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ए, एक स्थान विशेष के दुष्कर्म का दंड समस्त देश को नहीं दिया जा सकता। आंसर एक आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रावधानों 1919 को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व ब्रिटिश शासकों ने जिस एक राष्ट्रनायक से भारत की संवैधानिक प्राथमिकताओं को इंगित करने का अनुरोध किया वह कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कि मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत स्वतंत्रता प्रस्ताव 1927 को जल्दबाजी में रचित और सोच के अभाव में अनुमोदित किया गया मानने वाला राष्ट्रनायक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा ए, मदन मोहन मालवीय। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि आमरण अनशन की परिणति स्वरूप जेल में शहीद होने वाला 1929 में कौन सा क्रांतिकारी था। तो इसका सही जवाब होगा जतिन दास। क्रांतिकारी जतिन दास जेल में अमानवीय दशा के सुधार के लिए आमरण अनशन पर थे। 64वें दिन 13 सितंबर 1939 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा गया है कि आधुनिक भारत में सुधार आंदोलनों के योगदान का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा डी, पंथ विश्वास तथा
सामाजिक व्यवस्था की युक्तता। आधुनिक भारत में सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप पंथ विश्वास, सामाजिक मान्यताएं इत्यादि में व्यापक परिवर्तन हुए थे। आंसर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, 1919 के अधिनियम में प्रस्ताव था, तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव 1919 के अधिनियम में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा बी, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। आंसर आपका हो जाएगा बी। 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी और द्वैध शासन की शुरुआत इत्यादि व्यवस्थाओं को लागू किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम का एक प्रमुख परिणाम क्या था। तो 1919 के अधिनियम का परिणाम क्या था, इसमें से आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा डी, प्रांतीय गवर्नर को स्वविवेकी शक्तियों से वंचित किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत परिषद का अंत और गवर्नर जनरल की स्वविवेकी शक्तियों में कमी की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया कि अगस्त 1940 प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था। तो इसमें से सही जवाब आपको सोच करके देना है। इसका सही जवाब होगा ए, द्वितीय महायुद्ध के समापन पर भारत की स्वतंत्रता। आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में है सांप्रदायिक निर्णय यानी 1932 के अंतर्गत पृथक प्रतिनिधित्व से लाभान्वित कौन हुए थे। तो इसमें सही जवाब आपका होगा डी, यूरोपवासी, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, सिख, भारतीय ईसाई। आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1942 को सांप्रदायिक समस्या पर अपना निर्णय सुनाया, जिसमें मुस्लिमों, दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों और सिखों को पृथक निर्वाचन पद्धति द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट बहुमत के आधार पर संसद द्वारा भारतीय संविधान का रूपांतरण मूल संरचना यानी बेसिक फीचर सहित संभव है यदि। इसमें कंडीशन आपसे पूछा गया है। सही जवाब होगा आपका बी, मिनर्वा मिल के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय अप्रभावी घोषित करे। तो इसमें आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में न्याय संगत स्थिति को अपनाया है। इन निर्णयों के अनुसार संसद नागरिकों के मूल अधिकारों को संशोधित परिवर्तित कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, अधिकारों को संशोधित परिवर्धित कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्राध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था क्या है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, लोकसभा द्वारा सहमत और राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वयन की प्रगति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। तो इसमें सही जवाब होगा सी, लोकायुक्त। आंसर आपका इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके लिए। आपको विचार करना है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ए, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से संसद के प्रति और उसमें भी लोकसभा के प्रति।
व्याख्या के तौर पर देख सकते हैं कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार सही जवाब आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि कनाडा के संघ की स्थापना का आधार क्या है। तो इसका सही जवाब होगा सी, स्वतंत्र प्रांतों का एकीकरण। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था का एक विशिष्ट गुण क्या है। तो इसमें से आपको अमेरिका की संघीय व्यवस्था का एक विशिष्ट गुण बताना है। तो इसमें अविनाश्य राज्यों का अविनाश्य संघ, अमेरिकी संघीय व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जबकि भारतीय राजनीति व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर संघ का विनाश नहीं होता है, जबकि राज्यों का विनाश संभव है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया माउंट बेटन का प्रस्ताव क्या था। तो माउंट बेटन का प्रस्ताव जो है वो मुस्लिम बहुल सिलहट जिले में जनमत निर्देश यानी कि रेफरेंडम को पाना था। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं संघीय व्यवस्था और उसके लक्षण को, जिसको अलग अलग देशों में किस प्रकार की व्यवस्था है, इस तरह से आपको इसको मैच करवाना है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेल जो है वो है जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 83 में है हैबरमास ने तर्क दिया कि लोकतंत्र के सत्व के लोप का कारण क्या है। तो इसमें सही जवाब आपका होगा डी। हैबरमास ने अपनी पुस्तक लेजिटमैन क्राइसिस के अंतर्गत लिखा है कि जिन जिन क्षेत्रों में समकालीन पूंजीवाद का विस्तार हुआ है वहीं वहीं पर लोकतंत्र के सतत्व का क्षरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 में है भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल को विशेष दायित्वों का निर्वाह करना होता है। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको सही जवाब सही से आपको करंट अफेयर्स के ज़रिए आपको इसको मैच करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इसका सही जवाब होगा बी, मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और केरल। इस सवाल के जवाब को आप कोशिश करिएगा कि करंट अफेयर्स के अनुसार इसको एक बार मैच करवा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि पंचायती राज के दर्शन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। पंचायती राज के दर्शन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण समग्र क्रांति है। इस प्रकार सही जवाब आपका होगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 86 में है भारतीय संविधान में आपात प्रावधानों का औचित्य है। भारतीय संविधान में आपात प्रावधानों का जो औचित्य है वो है संघीय व्यवस्था का अर्थ निर्बल शासन है, फलस्वरूप प्रभावी प्रावधान आवश्यक है। इस प्रकार सही जवाब आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक महत्वपूर्ण आयाम था। तो इसमें 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम का महत्वपूर्ण आयाम जो है वो है देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान किया गया था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। इस प्रकार सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 में है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा 1946 में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का क्या हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब देना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय संविधान के आलेख में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करने का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है। तो सही जवाब इसका होगा सी, शोषण और निहित स्वार्थों का समापन करना। आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत द्वारा स्पष्टीकरण है किस चीज़ का है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा बी, वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर
91 में है संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित है। तो संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, तो टॉनी प्रकार्य विहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। यानी कि टॉनी ने कहा था प्रकार्य विहीन संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। R.H. टॉनी ने अपनी पुस्तक द एक्वेस्टिव सोसाइटी यानी कि अर्थलोलुप समाज में पूंजीवाद की आलोचना की है और मसीही मानववाद का समर्थन अपने समाजवादी विचारों में किया है। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र विषयक सारतोरी की दृष्टि से रेखांकित है। तो इसका सही जवाब होगा सी। सर्वोत्तम शासन वही है जहां न्यूनतम शासन होता है। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है कि राजगोपालाचारी सूत्र में अपेक्षा की गई है, किस बात की उम्मीद की गई है। तो सही जवाब होगा ए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के विषय में जन निर्णय। आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 में है कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दोहरा प्रयोजन क्या था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रशासकीय एकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 95 में है विचार करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन था। तो इस दृष्टिकोण का प्रतिपादक था रूसो। आंसर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। जे रूसो ने अपने निबंध हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरिटी मॉरल्स में विचारशील व्यक्ति की तुलना पशुओं से की गई है। क्वेश्चन नंबर 96 में है राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है और उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, इस कथन को व्यक्त करने वाला विश्लेषक कौन है। तो सही जवाब आपका होगा बी। मैक्स वेबर ने कहा था कि राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है और उसका समग्र रूप से परित्याग कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 में है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में व्यावहारिक रूप से भारतीय संविधान का पुनरीक्षण था, क्योंकि आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा ए। उसके अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 में है संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। तो इसमें संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या जो है वो है न्यायपालिका और जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण करना। व्याख्या के तौर पर देखते हैं तो संविधानवाद आधुनिक अवधारणा है जो यह कामना करती है कि राजनीतिक व्यवस्था नियमों और विनियमों द्वारा संचालित होनी चाहिए। यह व्यक्तियों की इच्छा नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उद्धरण क्या है। तो इसमें सही जवाब आपका होगा डी। प्रारूप समिति अध्यक्ष अंबेडकर का वक्तव्य 1948। और क्वेश्चन नंबर 100 और आज का हमारा अंतिम सवाल है रिज्म के मतानुसार नौकरशाही की शक्ति में अभिवृद्धि का परिणाम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ए। अन्ना नौकरशाही सद्भाव। तो इस प्रकार आपने हमारे इस अभ्यास सीरीज के दूसरे दिन में देखा ये 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले सवालों में शामिल हो सकता है, ताकि इस प्रकार से आपके रिपीट होने वाले सवाल गलत न होने पाएँ। इसी वजह से हमने इस अभ्यास सीरीज की शुरुआत किया है। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।